जय हिंद। मिशन जेआरएफ हिंदी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप को देखेंगे। जैसे कि हर बार किसी भी कहानी को पढ़ाने से पहले उस कहानी के लेखक जो होते हैं उनके विषय में विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ और उनसे संबंधित जितने भी उनके रचना संसार होते हैं, यानी कि जितनी भी उनकी रचनाएं होती हैं, सभी रचनाओं पर बारीकी से एक बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। तो चलें फिर हम आज देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। हालांकि चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाने के दौरान मैं आपको जयशंकर प्रसाद के विषय में एक बिंदु को बहुत बारीकी से हमने वहाँ पढ़ाया एवं बताया समझाया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 के दिन गुरुवार को बनारस सराय गोवर्धन में हुआ था। उनका मृत्यु 15 जनवरी 1937 को क्षय रोग से हो गया था। प्रसाद जी का पूरा परिवार शिवोपासक था, यानी शिव के उपासक थे उनका संपूर्ण परिवार। अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष के बाद माता का भी देहावसान हो गया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, पर कुछ ही समय उन्होंने छोड़ दिया। यानी कहा जाता है उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वह ज़्यादातर अपने घर पे ही हुई, क्योंकि वो कुछ ही दिन बनारस में आपका क्वींस कॉलेज पढ़ता है, जिनका लगभग हिंदी आधुनिक काल के कवियों का संबंध रहा है, वहाँ उन्होंने लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने वहाँ छोड़ दिया। प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने गुरु रसमय सिद्ध को ब्रज भाषा में कलाधार नाम से एक सवैया लिखकर दिखाया था। कहा जाता है कि इनकी सबसे पहली जो रचनाएं थी वो कलाधार थी, लेकिन वह प्रकाशित नहीं हो पाया था, बहुत बाद में हुआ था। और दूसरा चीज़, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह आया निकल के कि इनकी जो भी रचनाएं हुई थी पहले वो ब्रज भाषा में हुई, बाद में वो फिर हिंदी में हुई थी। प्रसाद जी के जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी रही। पहले पिता, फिर माता और उसके बाद बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। एक एक करके इनके परिवार में सभी का देहावसान हो गया, जिसके कारण इनके घर में एक भी पुरुष नहीं थे। इसी कारण उन्होंने शादी बहुत जल्द कम उम्र में कर लिया था। माता पिता प्रसाद जी को जन्म के लिए उनके जो माता पिता थे प्रसाद जी के जन्म के लिए झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर अगर जाएंगे, देवघर शिव जी का मंदिर है, वैसे ही आगे आप दुमका तरफ बढ़ेंगे तो आपको झारखंड में वैद्यनाथ के मंदिर देखने को मिलेगा। वैद्यनाथ धाम के नाम से वह प्रसिद्ध है। और वहाँ से लेकर उज्जैनी आपका उज्जैनी में महाकाल बहुत प्रसिद्ध है कि आराधना की इस कारण इनका नाम झारखंडी भी पड़ता है। एक झारखंडी मंदिर आपको गोरखपुर में देखने को मिलता है, वो झारखंडी की बात यहाँ नहीं हो रहा है। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं की शुरुआत ब्रज भाषा से की, किंतु बाद में खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए। बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं करने लगे। हिंदी काव्य जगत में छायावाद के संस्थापक के रूप में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला, इन 4 प्रमुख स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी की ज़्यादातर आप रचनाएं देखेंगे राष्ट्रीय परक रहता है। उन्होंने सभी रचनाओं को राष्ट्र के प्रति लगभग समर्पित किया है। अब उनके रचना संसार में देखें, जैसे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नाटक की रचना की है। नाटक को देखें, क्योंकि इनका एक नाटक जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हमारे यहाँ लगे हुए हैं, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और एक चंद्रगुप्त। तो इसलिए नाटक के सभी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष सहित याद रखें, क्योंकि क्रम में पूछा जा सकता है। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय नायक 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 तथा अंतिम उनका जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933। कुछ इनका महत्वपूर्ण उपन्यास भी जो कई बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया, आपको देखने को मिलेगा। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। इरावती अपूर्ण है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किसी ने इसको पूरा किया या तो अभी तक ये अपूर्ण ही प्रकाशित हुआ है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इनकी कुछ काव्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने काव्य रचनाएं तो बहुत सारी की, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण ही आम रख पाए। उर्वशी इनकी रचनाएं थे। एक उर्वशी आप देखेंगे दिनकर की भी रचनाएं थी। और भी किनका होगा तो आप एक बार देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे उर्वशी किनका किनका रचनाएं हैं। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910,
सकोच्छ्वास 1910, ध्रुव वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। यह इनके महत्वपूर्ण काव्य थे, जिसमें से आंसू हम लोग को पढ़ने और कमायनी भी हम लोग के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसलिए सभी काव्य को आप याद रखिएगा, हम लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका एक निबंध है, जो निबंध संग्रह है, मूल रूप से काव्य कला और अन्य निबंधों का एक निबंध संग्रह जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। इनका कहानी संग्रह, जयशंकर प्रसाद की कुल 5 कहानी संग्रह है, जिसमें से कुल लगभग 27 कहते हैं, माफ करेंगे, 70 कहानियां हैं। सबसे पहला इनका प्रथम कहानी संग्रह जो वो छाया है, इसमें कुल 11 कहानियां हैं। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मंदन मृणालिनी, तानसेन, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौर, उधार, अशोक, जहानार, गुलाम। दूसरा इनका कहानी संग्रह प्रतिध्वनि है, इनमें कुल 15 कहानियां हैं। पहला कहानी प्रसाद कहानी है उनका, गुदड़ शाई, गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी पूछा गया, करुणा का विजय भी पूछा गया, खंडहर की लिपि भी पूछा गया, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा भी पूछा गया है। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 21 कहानी है। जो हम आकाशदीप कहानी संग्रह पढ़ेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष 1928 हुआ था, लेकिन आप देखेंगे यह कहानी संग्रह है और मुख्य रूप से कहानी का प्रकाशन वर्ष थोड़ा अंतर आ जाता है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलकर आपको बताएंगे कि कहानी आकाशदीप स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित हुई थी और कहाँ हुई थी और किस पत्रिका में थी, सारे चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारनी। प्रतिध्वनि पूछा गया है, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती पूछा गया है। आंधी 1933 इनका चौथा कहानी संग्रह है, इसमें कुल 11 कहानियां हैं। आंधी, मछुआ, दासी। मछुआ की कहानी कुछ इनके विषय में पूछा गया था, पात्रों के विषय में भी पूछा गया था, या कहानी की स्टोरी कैसा है ये पूछा गया था। घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया। अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार भी पूछा गया किसका कहानी है। इंद्रजाल 1936 इनका 5वां कहानी संग्रह है। यह कहानियों का अंतिम कहानी संग्रह, इनका अंतिम कहानी संग्रह, इसमें कुल 14 कहानियां हैं। कौन कौन कहानी है? इंद्रजाल पूछा गया है, सलीम, छोटा जादूगर भी पूछा गया, नूरी, परिवर्तन भी पूछा गया है, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा पूछा गया है, अनबेला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती भी पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह ग्राम है। प्रथम कहानी कौन है? ग्राम है, जिनका प्रकाशन 1910 में इंदु पत्रिका में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इंदु पत्रिका का स्थापना किन्होंने किया और इसके संपादक कौन कब तक रहे, क्योंकि यह पत्र पत्रिका में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम अगस्त 1910 में प्रकाशित हुई। वस्तुतः ग्राम कहानी रेखाचित्र अधिक और कहानी कम लगती है। इनकी अंतिम कहानी शालवती को माना जाता है। इनका अंतिम कहानी कौन है? शालवती को माना जाता है। सन 1912 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। इस कहानी को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है। प्रसाद की रसिया बालम, तानसेन, ग्राम आदि कहानियों पर बंगला कहानी शैली का प्रभाव है। अब कहानी को अगर हम आकाशदीप पढ़ेंगे तो उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, विद्वानों की क्या राय है, ताकि आप उस कहानी को जब पढ़ें तो आलोचनात्मक दृष्टि आपका विकसित हो, ताकि वो कहानी को आप हर दृष्टिकोण से समझ सकें। इसलिए कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ रखने का प्रयास किया गया है। पात्र इनका बुद्धगुप्त,
चंपा, मणिभद्र और जया है। जया देखिएगा एक पात्र है, स्कंदगुप्त का भी पात्र है, तो वहां भी आप देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद की ही कहानी है, नाटक है वो। आकाशदीप की कहानियां वर्णनात्मक है, किंतु कहानी देवदासी पत्र शैली में रचित है। आकाशदीप की करीब सभी कहानियों में आकाशदीप एक कहानी संग्रह है, इसमें सभी कहानियों की भावभूमि प्रेम से सृजित है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि है। क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं नारी दृष्टिकोण से भी लिखा है। जैसे कि आप देखेंगे नारियों को तलाक लेने की पहले व्यवस्था नहीं थी, कई विवाहें करते थे, उसको तलाक की सुविधा दिखाया गया ध्रुव स्वामी ने। ऐसे बहुत राष्ट्र प्रेम, नारी विमर्श के दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से इनका सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती है। गोपाल राय का क्या कहना है? गोपाल राय, आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। बच्चन सिंह, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन अवेगमयता की गहरी अवेगम्यता की गहरी टकराहट है। आकाशदीप की कहानी की शुरुआत दो बंदियों की बातचीत से होती है। दो बंदी रहते हैं, उन्हीं के बातचीत से कहानी शुरुआत होती है। नायिका चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु नायक बुधगुप्त से प्यार करने लगती है। यद्यपि अपने पिता की हत्या का बदला वो लेना चाहती है, किंतु अंतर्मन में उठे अंतर्द्वंद ऐसे करने नहीं देता। कहानी में जलपोत पर 10 नाविक और एक प्रहरी रहते हैं। चंपा जाह्नवी के तट पर स्थित चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी के काम करते थे। अपने पिता के साथ चंपा 8 वर्षों तक, समय भी देखिएगा वो किस जाति के थे, कितने वर्षों तक, ये सब चीजें भी आपसे कहाँ के वो रहने वाले थे, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। इसलिए हर एक बिंदु को ध्यान से आप देखेंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपने पिता के साथ चंपा 8 वर्षों तक समुद्र को ही अपना घर बना ली। पुनः आक्रमण के समय 7 जलदस्यु को मारकर चंपा के पिता ने जल समाधि ले ली। जलदस्यु किसको कहा जाता? देखिएगा अक्सर समुद्र में लुटेरे जो आते हैं उन्हें जलदस्यु कहा जाता है। जो नाविक या तो फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं उनको लूटते हैं, उनसे फिरौतियां वगैरह मांगते हैं, तो उनको जलदस्यु कहते हैं। उनको 7 ही जलदस्यु को मार के इनके पिता क्या हो गए थे? स्वर्गवास हो गए थे, समाधि ले लिए थे। बुधगुप्त जो इस कहानी के नायक हैं, ताम्र लिपि के एक क्षत्रिय युवा है, किंतु दुर्भाग्यवश जलदस्यु का जीवन बिता रहा था। कहानी का पात्र श्यामवर्णा एक जंगली युवती थी। बुधगुप्त की आज्ञा थी कि जया चंपा की रानी रह कहे। जया की यह कहानी में सेविका का नाम है। जया इस कहानी में क्या? सेविका की नाम है। कहानी से महत्वपूर्ण जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बातें थे हम लोग उसको रख लिए। अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ेंगे। जब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे तो उनसे संबंधित जितने भी बातें हम अभी देखे वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आकाशदीप कहानी जो जयशंकर प्रसाद की है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी हमने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि बंदी से शुरू होता। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा सिद्ध है, कहीं से एक कंबल ढार कर कोई सिद्ध से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाविक पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 10 नाविक और प्रहरी हैं। कितने प्रहरी इसका मेंशन नहीं हुआ है। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरे उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित हो रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए।
दूसरे बंदी ने हर्षा तिरेक से उसे गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, क्या यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया? चंपा। इसको याद रखिएगा, एक कहानी के पात्र पहला आ गया चंपा। तारक खज, तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उद्यम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगे। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क लुढ़क कर उस रज्जू के पास जा पहुंचा जो पोत में संलग्न थी। तोर ढक गए। तरंगें उद्वेलित हुई। समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कुंदक क्रीड़ा की अट्टहास करने लगी। क्या होता है, जब जब समुद्र में लहरें आती है तो देखेंगे कि नाव में बहुत भयानक क्रीड़ा होती है, ऊपर नीचे बहुत तरह की चीजें, बहुत भयानक दृश्य वो होता है। वैसे ही घटनाएं होने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार से उसे कोई न सुन सका। अनंत जलसंधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा। एक पात्र कौन है? नायक है। बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊं? किसके लिए? पोताध्यक्ष मनिंद्र। पोताध्यक्ष यानी पोत का अध्यक्ष कौन है? तो मनिंद्र अतल जल में होंगे। नायक, अब इस नौका का स्वामी हूं मैं। क्या कह रहे हैं नायक? अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा, अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, किंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ निकट में डाल लिया, उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथ में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपने संदिग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त को सुसंगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बालाद्वीप से बहुत दूर एक जगह का नाम कहाँ आया? बाली द्वीप को आप लोग याद रखेंगे, क्यों यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बाली द्वीप।
बालीव द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वानिक वहां प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद का अभाव न होगा। क्या होता था, जब पहले नाव चलते थे तो देखते होंगे कि नाव के ऊपर सफेद सफेद कपड़ा लगा होता था। वह हवा की दिशा की ओर, जिस दिशा में हवा आता था उसे ढकेलता था और हवा की दिशा में वह नाव आगे बढ़ता था, और वह फिर उसको टर्न करके वैसे ही नाव को मोड़ा जाता था। क्योंकि जब लंबा दूर पर चलते हैं तो पहले के ज़माने में मोटर वाला सिस्टम नहीं था, जैसे अब नावों में लगा होता पत्ती वगैरह। तो इसी कारण उसमें पहले कपड़ा को हवा को अवरुद्ध करता था, हवा उसे ढकेल के आगे ले जाता था। सहसा नायक ने नाविकों को डंडा लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न सेल खंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वानिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, यानी कि क्या बोलता है वो, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी का एक क्षत्रिय बालिका हूँ। यह वह लड़की अपना परिचय दे रही है। क्या कह रही है कि जाह्नवी के तट पर मेरा घर है और मैं एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। कितने वर्षों तक उनका समुद्र घर रहा है? 8 वर्षों से। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता से ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। एक मास हुआ, यानी 1 माह हो गया, मैं इस नील नंब के नीचे नील जल संधि के ऊपर एक भयानक अंततः निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैं उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से मैं बंदी बना दी गई। चंपा रोष में जल रही थी। यह कौन है? चंपा है। जिनके विषय में कहा गया, चंपा के विषय में यह कि मैं एक जाह्नवी तट पे रहती थी और क्षत्रियानी हूँ, और मैं 8 वर्ष तक यही हूँ पिता की मृत्यु होने के बाद। मैं भी, अब यहाँ बुद्धगुप्त अपना परिचय दे रहा, मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगा, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डेरे न थे। धवल अपंगों में बालकों का दृश्य विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्राम पूर्ण श्रद्धेय यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के अंशयत तुंकत उसके पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह था कोमलता। 1 सेकंड रुकेंगे। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। एक पात्र यहाँ कौन आया? मांझी। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। यानी कि उस द्वीप का कोई नाम नहीं था। उस द्वीप का नामकरण किन्होंने किया? बुद्धगुप्त ने किया। किस नाम से? तो अपनी प्रेमिका चंपा के नाम से, चंपा द्वीप। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद, यानी 5 वर्ष की बाद की घटना अब हम लोग देखेंगे। कुल अभी इसमें पूछा जाएगा कितने वर्ष का अंतराल दिखाया गया, तो 5 वर्ष के बाद की घटना हम लोग यहाँ देख रहे हैं। शरद के धवल क्षत्रिय नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष ने, शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया।
चंपा एक उच्च सोध पर बैठी हुई तरूणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में द्यूप धरकर अब उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। एक वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखों उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रंजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ाशील मालाएं बना रही थी, और वे मायावनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती है। दूर दूर से ध्रुवों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुशल जलराशि में उसकी कंदील का प्रतिबिंब अस्त-व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्याम युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख से शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुधगुप्त की आज्ञा थी, यानी कि चंपा को सबसे पहले रानी किन्होंने किया? तो वह युवती जो आई थी उन्होंने ही कहा। वो किसके आज्ञा से? तो बुधगुप्त की आज्ञा से। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। यानी कि कौन थी? वो जया थी। श्यामली सी औरत, वो लड़की कौन थी? जया थी। दुरागत पवन चंपा के अचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर से कहा, बुधगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि श्याई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्यों दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है तुमको हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया? हाँ, वही। वह भी कभी भटकते हैं, फूलते हैं। नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की आंधी अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमित्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुधगुप्त इस विजय अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम विश्राम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे को मुंह क्यों देखते थे? इन नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं। तुम मेरी प्राण दात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। यानी कि वह कह रहे हैं बुधगुप्त चंपा को कि तुम मेरी अब सर्वस्व, यानी कि वो उसे सब कुछ मान रहा है। कहती हैं फिर चंपा, नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, पर तुम हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविकों को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी,
तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु निष्ठुर कारण। जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठकार हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखरती जाती थी। पश्चिमी के पथिक थक गया था। उनका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वशन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न पूछी। पी सकूंगी? नहीं। तो जैसा वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा को देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु की चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुक कर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इतना इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न सेल खंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाता चंपा तो अच्छा होता। बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नए प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जलों में निर्वसन कर दूं। महानाविक, जिसके आंख से बाली, जावा और चंपा आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की हृदय कल्पना, विश्राम की जल शीतल छाया, स्वप्न लोक की सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण निज जाल का कुह स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा आंतरिक सिक्ति हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ का सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपान निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय में छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपान समुद्र के हृदय में वेधता हुआ विलीन हो गया। आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर तुम भी मेरे लिए मर सकती हो। अंधेरे हैं जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों के रंगीन संध्या तम से अपनी आंखों बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा,
की इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर की चंचल जल उस पर छलछलाता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा ने आदि निर्वस्यों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी से सजाया था। ताम्रलिप्ति से बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता विभूषिता चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव था। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से ताजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा और जया से पूछा, यह क्या है? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाए? आज रानी का विवाह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपने छाती में दबाए रखता हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरे दस्यु को शस्त्र से मरे हैं। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती हूं बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ की संकीर्ण और प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इसका महत्व प्राप्त करने पर मैं भी कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धेय हो चली है। तुम न जाने कैसे वह बहकी हुई तरिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई है। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि में अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं उस पोत कुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है,
कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया, और यही कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। कहानी आज हम लोग का आकाशदीप खत्म हो गया। अब हम लोग अगले दिन अगली कहानी देखेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन JRF, सारा कैपिटल में होगा JRF, और ब्रैकेट में कैपिटल में लिखेंगे HINDI हिंदी। यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ आपको जितने भी क्लास लिए जाते हैं सभी का MCQ और PYQ जो भी होते हैं प्रश्न उत्तर तैयार करके क्विज कराया जाता है। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।